सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपने सब्जेक्ट को और मजबूत कर रहे होंगे। अपना समय जो है वो बहुत सही जगह लगा रहे होंगे। आज का ये सेशन और ये एक के अलग प्रकार का सेशन है, डाउट सेशन है। ये 21वां डाउट सेशन कह दो, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स का सेशन कह दो। इससे पहले 20 सेशन हम करवा चुके हैं, ये 21वां है। तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर के शानदार कॉन्सेप्ट्स को पीवाईक्यूज के माध्यम से समझा जाए, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के सेशन में हम एसपीओसीए, पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत ही अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समझेंगे, दिखाता हूं आप लोगों को। ये है वीनस डेली प्रैक्टिस डे 5। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पर इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको देता हूं, और फिर इन्हीं सेंटेंसेस से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत शानदार लेवल की प्रैक्टिस हो जाए। कई बार क्या होता है कि बच्चा किसी बुक से पढ़ता है और उस बुक से वो एक बार प्रैक्टिस कर लेता है, उसके बाद जब वो दोबारा उससे प्रैक्टिस करता है तो सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो उतना माइंड अप्लाई करना नहीं होता है, इसलिए उसके समय का सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने चाहिए जो आपके पहले नहीं देखे हुए हों। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप रोज रोज कहां से लाएं? भाई, आपके पास जो बुक है आपने उससे प्रैक्टिस कर ली, आपको किसी टीचर ने जो नोट्स दिए थे आपने उनको भी देख लिया। अब वो क्वेश्चंस लगभग आपको लगते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे अगर आए तो मैं कर दूंगा। तो फिर आप पे नई प्रैक्टिस कहां से करें? तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देता हूं इस प्रकार से, और उस सेंटेंस से, इसी सेंटेंस में आप क्वेश्चंस बनाइएगा और इसी सेंटेंस के फिर आंसर्स कीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको रोजाना इस प्रकार के सेंटेंस देता हूं, नीचे उनके क्वेश्चंस भी बना के देता हूं, ताकि आपका माइंड वहां चले, आपको सोचना पड़े, आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, ताकि एग्जाम में जब आप किसी नए क्वेश्चन को देखो तो घबराए नहीं बिल्कुल भी, और शानदार तरीके से उसका आंसर कर दें। आप भी जब मानो किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल हो या फिर आप पे सेकंड ग्रेड में पहले से लगे हुए हैं, थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, तो आप जब बच्चों को 6 7 8 की पुस्तक पढ़ाते हैं, 9 10 की किताबें जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। आपको हर एक सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। कैसे समझना होता है, आज अपन इसमें जानेंगे। जैसे ये सेंटेंस देखिएगा, the striving for personal space and freedom is a mark of a progressive society. Ironically, freedom thrives only within boundaries. अब इस एक दो सेंटेंस से अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैसे आपको तैयारी कैसे करनी है, देखो आज के वीडियो से आप ये समझना कि आपको कैसे तैयारी करनी है, इंग्लिश ग्रामर को कैसे मजबूत करना है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें पहला ही वर्ड हमारे पास है, कौन सा वर्ड है? स्ट्राविंग। यदि आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आपको इस वर्ड का मीनिंग ढूंढना चाहिए कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है। बेसिकली ये वर्ड जो है ये स्ट्राइव वर्ड है। कौन सा वर्ड है? STRIV, स्ट्राइव वर्ड है, और उसके साथ क्या किया हुआ है? ING फॉर्म स्ट्राइव की है। क्या हो गया? स्ट्राइविंग होगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक तो आपके लिए यदि शब्द स्ट्राइव नया है तो आप फटाफट उस वर्ड को ढूंढिएगा कि स्ट्राइव का मतलब क्या होता है। स्ट्राइव का मतलब होता है टू ट्राई हार्ड। टू ट्राई हार्ड, क्या करना? किसी चीज को लेके बहुत कोशिश करना, वो क्या होता है? स्ट्राइव होता है। अब आप कहेंगे सर यहां तो ये वर्ब है ही नहीं, तो इसके साथ आईएनजी है और उससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। इसका मतलब आप मान जाइएगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है?
आपसे ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है भैया? स्टार्विंग। लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में कि स्टार्विंग वर्ड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहां स्टार्विंग जो है आईएनजी के साथ आपको दो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि या तो ये पार्टिसिपल है, क्या है भैया, या तो ये पार्टिसिपल है और या फिर ये जेरेंट है। इन दोनों में से कोई एक है, ये पार्टिसिपल है या फिर जेरेंट है। आर्टिकल का प्रयोग जो किया जाता है वो नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? नाउन की। बेसिक चीजें हैं, जब आप अपने आप से इस प्रकार के क्वेश्चंस करोगे, अपने आप आंसर्स करेंगे, तब चीजें आप लोगों की ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। नाउन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है, ये क्लियर बात है। और पार्टिसिपल और जेरेंट में नाउन का काम कौन सा करता है? पार्टिसिपल जो होता है वो वर्बल एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? ये वर्बल एडजेक्टिव होता है, यानी ये आईएनजी फॉर्म तो होती है लेकिन काम किसका करती है? एडजेक्टिव का। मैंने अपने बहुत सारे डाउट सेशंस में इन पे बहुत डिटेल से चर्चा की है, आप उनको देख लीजिएगा। और जिरेंट जो है वो होती है वर्बल नाउन। क्या होती है भैया? वर्बल नाउन होती है, यानी वे वर्ब जो नाउन का काम करती हो उनको क्या कहते हैं? जिरेंट कहते हैं। तो यहां स्टार्विंग जो है वो क्या है? जिरेंट है। एक क्वेश्चन हमारे पास बन गया कि इस सेंटेंस में स्टार्विंग वर्ड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सेंटेंस आपके पास होगा। जब आप पढ़ा रहे हैं छठी कक्षा में, सातवीं कक्षा में, आठवीं कक्षा में, नौवीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, किसी भी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, कहीं से भी इंग्लिश का लिखा हुआ एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो वो सेंटेंस निश्चित रूप से ठीक प्रकार की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में है। तो आपको उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझनी है कि ये यहां क्यों लिखा हुआ है। जब आप अपने आप से इस तरह के क्वेश्चंस करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे आंसर्स नहीं भी आते हों, लेकिन आप क्वेश्चन करना तो सीख जाएंगे। और जब आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो आंसर भी आप ढूंढ ही लेंगे। ग्रामर की बुक में ढूंढ लेंगे, किसी से पूछ के ढूंढ लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में जब क्वेश्चन होगा तो निश्चित रूप से आप उसका आंसर ढूंढ लेंगे। कोशिश करेंगे तो ढूंढ ही लेंगे। ठीक है भाई। स्टार्विंग का मतलब क्या है? प्रयास कह देते हैं, कोशिश कह देते हैं, अथक प्रयास कह देते हैं। फॉर किसके लिए? पर्सनल स्पेस। अब पर्सनल में जो आपके पास हुआ वो ये हुआ कि पर्सनल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पर्सनल जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस बना के देता हूं आप लोगों को कि भाई आप पे इसके आंसर लिखें। जो देखो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि भाई इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? फ्रीडम थ्राइव्स ओनली विद इन बाउंड्रीज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फिर आपसे पूछा स्टार्विंग वर्ड जो है वो इनमें से कौन सा है, यानी पार्टिसिपल है या फिर जिरेंट है? एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है सोसाइटी की, ये पूछा हुआ है। यानी आप खुद भी क्वेश्चंस बनाइएगा और जो मैं क्वेश्चंस बना के आपको देता हूं उनके आंसर्स भी कीजिएगा। ठीक है। अब आपके पास फॉर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आप सब जानते हैं, फॉर प्रेपोजिशन है, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड आया हमारा कौन सा? पर्सनल। कौन सा वर्ड है भैया? पर्सनल वर्ड है। तो आपसे पूछेंगे भी पर्सनल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप बताएंगे कि पर्सन वर्ड जो है PERSON, पर्सन नाउन है। पर्सन क्या है? नाउन है। और इसका एडजेक्टिव बना हुआ है क्या? पर्सनल। क्या बना हुआ है इसका एडजेक्टिव? जो बनाया हुआ है वो पर्सनल बनाया हुआ है। ठीक है। पर्सन यानी व्यक्ति और पर्सनल यानी व्यक्ति, पर्सनल इसका बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहां जो आपके पास पर्सनल दिख रहा है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। अब और क्वेश्चन करो अपने आप से कि भाई पर्सनल जो एडजेक्टिव है इस वर्ड की यदि आपको वर्ब फॉर्म बनानी हो, क्या बनानी हो? वर्ब फॉर्म बनानी हो इसकी, आपको आपसे ये कह दें कि साहब ये तो आपके पास जो दिया हुआ है ये तो एडजेक्टिव दिया हुआ है, आप इसकी वर्ब फॉर्म बनाइएगा। ठीक है। बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि इसकी यदि आप जब पर्सनलाइज कर देंगे इसको, PERSONALI या फिर JD दोनों सही होते हैं, पर्सनलाइज वर्ड हो गया तब ये क्या हो गई? वर्ब हो गई इसकी। ठीक है।
आपसे पूछेंगे कि भाई इसकी ये पर्सन नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसकी क्या है, वर्ब है। जब आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपकी भाषा पे पकड़ जो है वो मजबूत हो जाएगी। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमा फिरा के देखो, अंग्रेजी ग्रामर का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी पकड़ इस पे मजबूत हो जाएगी। जिस दिन आप इसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे, जिस दिन क्वेश्चन करना छोड़ देंगे, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पास फला बुक थी और उस बुक के मैंने सारे क्वेश्चंस किए और एग्जाम से पहले उस बुक को मैंने 3 बार रिवाइज कर लिया। अब 3 बार क्या है, जब आप दूसरी बार उसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपका माइंड जो है वो उतनी उस पर ध्यान देता नहीं है। वो कहता है कि हाँ भाई ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है। और दूसरी तीसरी बार जब तक देखते हो तब तक आपका माइंड उस पर इतना, इसलिए कुछ क्वेश्चंस रिवीजन तो करना चाहिए बुक्स का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने चाहिए जो बिल्कुल नए हों और इस प्रकार से अपना आप ही क्वेश्चन बनाओ और आंसर करो। उसके बाद देखिएगा, पर्सनल के बाद में क्या है, स्पेस है। तो स्पेस क्या है, ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका इसमें क्या है, नाउन है। ये क्या है इसमें, नाउन। स्पेस यानी जगह स्थान होता है। एंड जो है कंजंक्शन है। पहला काम तो आप यही करें कि सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें ढूंढें। उसके बाद में फ्रीडम, फ्रीडम भी क्या है, नाउन है। देखो ये स्पेस नाउन है और ये एंड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एंड कंजंक्शन है। ये अपने बाद, ये नाउन है तो इधर भी नाउन आएगा, क्योंकि कंजंक्शन का काम यही होता है कि सेम कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ेगा। फ्रीडम नाउन है तो आप इसमें और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं कि भाई फ्रीडम नाउन है, इसका हम एडजेक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है, एडजेक्टिव लिख के कोशिश करें, फ्रीडम से कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखने की कोशिश करें, तो बहुत सारी चीजें आप लोग सीख सकते हैं एक सेंटेंस से। अब एक क्वेश्चन देखो इसमें और बन रहा है, आपके पास यहां जो वर्ड है वो इज है। कौन सा वर्ड है भाई, वर्ब जो इसके लिए आई है वो क्या आई है, इसके लिए इज वर्ब आई है। ये दिख रहा है आपको, ये वर्ब जो आपकी है ये इज है। तब आपको पता होना चाहिए कि इच वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है कौन सा वास्तव में, ये तो पूरा का पूरा यहां तक है। देखिएगा, द स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल स्पेस एंड फ्रीडम, यहां तक इसका पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। और आपसे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता था। यहां आपको इज की जगह इज, आर, हैज और हैव दे दें, क्या ये सेंटेंस किसका नहीं बन गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन बन गया ना अच्छा सा। यहां क्या आएगा, इज। ये इज जो आया है, ये देखिएगा यहां आपके पास प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन से मिलकर बनने वाले सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें वर्ब जो होती है उससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है। इसमें स्ट्राइविंग जो है वो सिंगुलर है और उसके बाद चाहे एंड आए या फिर कुछ भी आए, आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको कि सर एंड से जुड़े हुए हैं, और आपने बताया था कि एंड से जब जुड़ जाएं तब प्लूरल बन जाता है, प्लूरल नहीं बनेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, क्योंकि इसमें फोर प्रेपोजिशन है और ये इसका है। क्लियर हो गई बात भी, देखिएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th is or are not present here। इसमें देखिएगा ये आपके पास जो वर्ब है वो किसके अनुसार है, क्लास 10th एंड क्लास 12th। इसको एंड से जोड़ा हुआ इसलिए प्लूरल नहीं आएगा, इसलिए आएगा ये ऑफ प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन से पहले ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट प्लूरल नाउन है, इसलिए ये क्या आएगा, प्लूरल आएगा, इसलिए यहां क्या आएगा, आर आएगा। ये बात समझ में आ गई। हो सकता है अगर यहां सिंगुलर होता, यहां क्या होता, सिंगुलर होता, द अटेंडेंस ऑफ होता, सिर्फ यहां अटेंडेंस होता, अटेंडेंस ऑफ क्लास 10th एंड 12th इज वेरी शॉर्ट, तो फिर आप क्या लिखते हैं, यहां इज लिखते हैं। मतलब यहां जैसा नाउन है उसके अनुसार आप नाउन वर्ब लिखते हैं। क्लियर होगी बात भी ये भी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या छिपा हुआ है, इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं इस प्रकार से,
कि आप जब भी कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपका ये तरीका होना चाहिए। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप रोजाना रिवीजन करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होते चले जाएंगे। के बाद देखिएगा, इज ए मार्क ऑफ, इज ए मार्क, मार्क का मतलब क्या है, निशान है, सिंगुलर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, सोसाइटी इसमें क्या है, नाउन है, और प्रोग्रेसिव जो है वो क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। हमने पूछा है नीचे कितने एडजेक्टिव हैं इसमें, तो आप गिनते जाइएगा कितने एडजेक्टिव है। और जब मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता हूं, यूट्यूब कम्युनिटी ट्यूब पे पूछता हूं आपको टैब पे, तब आप आंसर्स किया करें। और बाकी जो बच्चे होते हैं वो अपना आंसर यानी अपना कमेंट के साथ साथ बाकी बच्चों के कमेंट्स भी पढ़ें कि बाकी बच्चों ने उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है। तो एक अच्छी तरीके का रिवीजन आपका हो जाएगा। देखो बेटा, टाइम आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप अपना टाइम इधर उधर की बातों में देख रहे हैं, फालतू की वीडियोस में लगा रहे हैं। अल्टीमेटली आपको एग्जाम हॉल में जो चीज काम आएगी वो आपके सब्जेक्ट पर कितनी मजबूत पकड़ है वो आएगी। इसलिए रोज आप धीरे धीरे करके अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें। सोसाइटी नाउन है यार, ठीक है। अब सोसाइटी नाउन है, मैंने इसमें एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सोसाइटी, वैसे इसको से बोलते हैं, से का प्रोनाउंसिएशन सोसाइटी, ठीक है। अब देखो ये भी एक किसका क्वेश्चन आ गया, फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा कि सोसाइटी वर्ड जो है का फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखिएगा, फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये तैयारी होगी हमारी, हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोसाइटी जो है इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखिए, तब आपको वहां लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ए की साउंड आती है इसमें, सोसाइटी ये क्या है इसमें, यहां नाउन है। हमने पूछा था आपसे कि इस वर्ड के एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यानी यदि आपको सोसाइटी का क्या बनाना पड़े, एडजेक्टिव बनाना पड़े, तो इसके दो एडजेक्टिव बनते हैं, एक सोशल एक सोसाइटल भी बनता है, दो बनते हैं इसके। तो आप पे सोशल ज्यादातर बच्चों ने लिखा है और इसका सोसाइटल भी बनता है, दो इसके एडजेक्टिव हैं। और प्रोग्रेसिव जो है ये किससे बना हुआ है, प्रोग्रेस से बना हुआ है। किससे बना हुआ अभी, प्रोग्रेस से बना हुआ है। प्रोग्रेस नाउन भी होता है और प्रोग्रेस को अपन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव, आयरनिकली ये एडवर्ब है। और उसके बाद में फ्रीडम क्या है, नाउन है। थ्राइव्स, काफी अच्छी वर्ब है। थ्राइव का मतलब क्या होता है, THRIV, थ्राइव का। जब तक आप थ्राइव वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। ओनली विद इन बाउंड्रीज, ये लिखा हुआ है, ओनली विद इन बाउंड्रीज, यानी फ्रीडम जो है वो किसमें फलती फूलती है, वो बाउंड्रीज में फलती फूलती है, ठीक है। यानी गुड फेंसेस मेक गुड फ्रेंड्स, कई बार आपने सुना होगा ये, गुड फेंसेस यानी अच्छी बाड़ जो होती हैं वो अच्छे मित्र बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता जो है वो कहाँ फलती फूलती है, वो बाउंड्रीज में फलती फूलती है, ठीक है। वैसे स्वतंत्रता और बाउंड्रीज दोनों क्या हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट दिखने वाले शब्द हैं, लेकिन है नहीं ये, ठीक है। विद इन इसमें क्या है, विद इन इसमें प्रेपोजिशन है। अब देखो एक और हो सकता है हमारा, इसी सेंटेंस को हम SPOCO के रूप में भी देख सकते हैं। ये आपका पहला सेंटेंस है, यहां तक इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखो भैया आप, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखिएगा, पहले सेंटेंस की फिर दूसरे की भी लिख लो। यहां से लेके यहां तक इसका क्या है, सब्जेक्ट है। स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल स्पेस एंड फ्रीडम, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, सब्जेक्ट है। यहां आपके एस आ गया, उसके बाद में इज क्या है, इसमें लिंकिंग वर्ब है। अब मार्क ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ये पूरा का पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी लिंकिंग वर्ब और उसके बाद में ये जो फ्रेज आपकी नाउन फ्रेज, ये इसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इस क्वेश्चन को कितने ढंग से पूछा जा सकता है, कई तरीकों से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि ये दूसरा जो सेंटेंस है इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है, ये आप पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहले का मैंने लिख दिया है,
आप इस दूसरे सेंटेंस का, इसमें दो सेंटेंस है, पहला हमने लिख लिया, दूसरा आयरनिकली फ्रीडम थ्राइव्स ओनली विद इन बाउंड्रीज, इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है? देखिएगा, जो बच्चे वास्तव में जानते हैं कि प्रैक्टिस किस ढंग से की जाए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता क्या है, कौन सी अप्रोच जो है आपको एग्जाम में सफलता बताती है, वे बच्चे जरूर इन चीजों पर सोचेंगे, कमेंट करें या नहीं करें, लेकिन वो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, इस पर ट्राई जरूर करेंगे। आप जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? ये देखो, अब हमने जो आप लोगों को टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन भेजे थे वो ये थे, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस फ्रीडम थ्राइव्स ओनली विद इन बाउंड्रीज, इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये वीडियो हमें क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि मैंने आप लोगों के आंसर्स देखे थे और फिर मुझे लगा कि ज्यादातर आंसर्स जो हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए कंफ्यूज में है बच्चे, कंफ्यूजन में हैं, तो क्यों नहीं इसको थोड़ा सा वापस से समझा दिया जाए उनको। देखो, ज्यादातर बच्चों ने जो इसका आंसर लिखा वो लिखा था एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, ज्यादातर बच्चों ने जो इसका आंसर लिखा वो लिखा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस भी एक क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच होता है। दूसरा होता है ऑक्सीमोरॉन, और एक होता है पैराडॉक्स। एक होता है पैराडॉक्स। तीन ये फिगर ऑफ स्पीच हैं, ये कॉन्ट्रास्ट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। समझने की कोशिश कीजिएगा आप इसको एक बार, ठीक ढंग से समझ लीजिएगा इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच को, फिर आपको कभी गलत नहीं होगा कि आपने एंटीथेसिस क्यों बताया, ऑक्सीमोरॉन क्यों बताया, पैराडॉक्स क्यों नहीं बताया, या फिर जिन्होंने पैराडॉक्स बताया वो क्यों बताया। तीनों के तीनों किस पे आधारित हैं? कॉन्ट्रास्ट पे आधारित हैं, यानी इनमें तीनों में आपको कहीं न कहीं विरोधाभास नजर आएगा। मैं इस पे एक वीडियो मेरा और भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे भी, इन तीनों के डिफरेंस का ही, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, तीनों का एक वीडियो, तीनों के डिफरेंस का एक वीडियो यूट्यूब पे है। यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो वहां उसको देख लेना, वो मिल जाएगा आपको, आप सर्च करना यूट्यूब पे तो वहां आपको मिल जाएगा। एंटीथेसिस का मतलब होता है कि इसमें दो सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस, फ्रेज हो सकती हैं, क्लॉज हो सकती हैं, या फिर सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, उनको साथ साथ लिखा जाता है। कैसे? यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइडेड वी फॉल। ये देखिएगा, इसमें दो हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड एक क्लोज ये है, डिवाइडेड वी फॉल एक है। इस प्रकार से इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेजेज होती हैं और दो अपोजिट मान लो, उनको साथ साथ रखा जाता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं? एंटीथेसिस में आते हैं। अपन इनके एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड, ये देखिएगा, होप फॉर द बेस्ट, आपने सुना होगा बहुत सी बार, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, किसके लिए होप करें, आशा किसकी रखें? बेस्ट की। और प्रिपेयर किसके लिए है? बेस्ट के लिए। तो ये इस प्रकार के जो एग्जांपल हैं वो आपके होते हैं एंटीथेसिस, जिसमें दो ऑपोजिट आइडियाज होते हैं, उनको पास पास रखा जाता है, दो क्लोजेज होती हैं, दो फ्रेजेज होती हैं। अब दूसरा इसमें देखिएगा ऑक्सीमोरॉन है इसमें। उसमें क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, और उनको एकदम साथ साथ रखा जाता है। वे क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, जैसे लाइफ इज बीटर स्वीट, लाइफ इज बीटर स्वीट। देखो, बीटर और स्वीट दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इन दोनों को एक साथ रखा गया है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? ऑक्सीमोरॉन कहेंगे इसको। समझ में आ गई? उन दोनों में अंतर समझिएगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, उसमें किस प्रकार से होते हैं?
और इसमें किस प्रकार से होते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, ये जो एग्जाम्पल आप खुद भी अपने एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। और भी हो सकते हैं इसका, जैसे अपन और लिख देंगे पार्टिंग इज स्वीट सोरो, पार्टिंग यानी विदाई होती है, पार्टिंग इज ए स्वीट सोरो, पार्टिंग इज ए स्वीट सोरो। स्वीट और सोरो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, दोनों को साथ साथ रखा गया है, इसमें साथ साथ रखा गया है। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, ठीक है, आइडियली बिजी एक वर्ड होता है, आइडियली बिजी एक फ्रेज, तो वो भी इसी में होता है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीमोरोन के एग्जांपल है। तीसरा जो इसमें है वो पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है दैट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी, वो स्टेटमेंट आपको देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है, विरोधाभासी दिखता है, लेकिन जब आप उसको थोड़ा गहराई से देखते हैं तब उसमें एक डीप मीनिंग नजर आता है, तब उसमें एक डीप मीनिंग नजर आता है, यानी तब आपको वो जाके एक के सही साबित होता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि यार वास्तव में इसमें तो सच्चाई कही हुई है। ऊपर से दिखने पर आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार ये तो मतलब ऐसे ही है, लेकिन क्या है, जब आप उसको गहराई से सोचोगे तब आपको लगेगा कि ठीक है। यानी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होगा जो आपको दिखने में कैसा नजर आएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा, और उस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को आप थोड़ा ठीक से एनालाइज करेंगे, थोड़ी गहराई से सोचेंगे, तब उसमें एक डीप मीनिंग, एक गहरा मीनिंग उसमें आपको निकलेगा। वो जो होता है वो पैराडॉक्स होता है। ये इन तीनों में अंतर होता है, कई कई जगह इन तीनों को एक ही मान लिया जाता है। बहुत सारी बुक्स में आपको लगेगा कि तीनों एक ही, जबकि एक नहीं है। इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंटीथेसिस का मतलब क्या होती है, दो क्लोजेज या फ्रेजेज होती हैं उनको साथ साथ रखा जाता है। इसमें दो वर्ड्स होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, उनको साथ साथ रखा जाता है। और इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है जो ऊपर से देखने पर आपको क्या नजर आता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन उसमें एक मीनिंग होता है। जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन, फादर ऑफ ए मैन। बच्चा जो होता है वो एक इंसान का पिता होता है। ऐसा लगेगा यार बच्चा एक इंसान का पिता कैसे हो सकता है, आदमी का पिता कैसे हो सकता है बच्चा, लेकिन ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। और जब आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए तब ये सेंटेंस आपको जरूर पढ़ाया जाता है, किसमें, पैराडॉक्स में। ठीक है, बिगिनिंग इज द एंड, BEGINNING, बिगिनिंग इज द एंड, कि शुरुआत ही क्या है, अंत है। अब आप कहेंगे यार शुरुआत अंत कैसे हो सकता है, शुरुआत तो शुरुआत होती है, लेकिन वहीं से आदमी का क्या शुरू हो जाता है, किसी भी चीज का अंत होना भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वे फिर अंत की तरफ पे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, द ओनली कांस्टेंट, द ओनली कांस्टेंट, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ही चीज स्थायी है दुनिया में, एक ही चीज शाश्वत है, और वो कौन सा है, परिवर्तन। जबकि परिवर्तन और शाश्वत दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो एक चीज हमेशा बनी रहेगी वो क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं, अब आप इस स्टेटमेंट को देखिएगा, फ्रीडम थ्राइव्स ओनली विद इन बाउंड्रीज, स्वतंत्रता जो निहित होती है वो सीमाओं में निहित है। अब देखने को तो ये लगता है कि यार यदि बाउंड्री लगा दी तो फिर फ्रीडम कहां से होगी, फिर स्वतंत्र कहां होगा आदमी को। लेकिन हकीकत यही है कि वास्तविक स्वतंत्रता वही होती है जो किसमें हो, बाउंड्रीज में रहो। अपने अपने आदमी अपनी सीमाओं में तय रह के ही क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। जिस तरह एक सेंटेंस हो रहा है, वॉर इज पीस, वॉर इज पीस, कि युद्ध ही क्या है, शांति है। ऊपर से देखने में लगता है कि यार ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, सच्चाई नजर आएगी। तो ये जब मैं स्टेटमेंट लिख रहा था आप लोगों के लिए ये सेंटेंस, तो इसमें ये नजर आ गया था मुझे, और मैंने इससे पूछ लिया आपको कि भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये जो है ये पैराडॉक्स है। समझ में आ गई बात, एंटीथेसिस नहीं है, ऑक्सीमोरोन नहीं है। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर जो दिया था वो क्या दिया था, एंटीथेसिस दिया।
ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप इन तीनों में डिफरेंस कभी नहीं भूलेंगे। कौन सा? एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स। ठीक है अभी, और देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन किया था मैंने आप लोगों से। स्टार्विंग यूज्ड इन द अबव सेंटेंस इज, स्टार्विंग जो यूज हुआ है वो किस रूप में हुआ है? पार्टिसिपल के रूप में यूज नहीं हुआ है, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि वो कौन सा है, जिरेंड के रूप में यूज हुआ है। अब जिरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ये आपको समझनी चाहिए। इनकी आपको एक बार शानदार तरीके की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, के बाद अपन देखते हैं तीसरा, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? तो ये हमने तय कर ली, सोसाइटल भी होती है और सोशल भी होती है, दोनों इसमें एडजेक्टिव फॉर्म होती हैं। ज्यादातर बच्चों ने सोशल लिखा, ठीक है कोई बात नहीं, सोशल भी लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है सोशल एग्जाम में ऑप्शन में नहीं हो तो सोसाइटल वर्ड भी एक होता है, वो भी इसका एडजेक्टिव होता है। अब एंटीनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड थ्राइव, थ्राइव के आपको एंटीनिम्स और सिनोनिम्स बताने थे। ये आप पे कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये मुझे इसके नहीं आते, नहीं आते तो आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो। बट थ्राइव का मतलब होता है फ्लोरिश होना। क्या होना? फ्लोरिश होना, प्रोस्पर होना। ठीक है, ब्लूम होना। फलना फूलना का मतलब होता है इसका डेवलप होना, DEVELOP, डेवलप होना। ठीक है, ग्रो वेल, ठीक तरीके से बढ़ना। ये सारे के सारे वर्ड किसके होते हैं? थ्राइव वर्ड के होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट इसके वर्ड होते हैं। आप देखिएगा यदि आपको नहीं भी आते हैं इनके शब्द, तो आप खोजने की तो कोशिश करें। भाई अभी आपको नहीं आ रहा है, आपने डिक्शनरी देखी, आजकल मोबाइल फोन सबके पास है, उसमें डिक्शनरी भी है। अब उस मोबाइल फोन में आप हजार चीजें और देखते हो, उसमें आप ये भी देख सकते हैं, सीधा सीधा लिखें कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड थ्राइव, तो आपके पास ये सारे वर्ड वहां आ जाएंगे। आपको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नोटबुक निकालें, कॉपी देखें। रोज रोज यदि आप दो दो तीन तीन वर्ड्स को भी ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली जाती है। एक दिन में किसी को कुछ नहीं आता है, तो आप खुद अपनी कोशिश करेंगे तब बात होगी। हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन द अबाउ सेंटेंस, इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव यूज हुए हैं? तो आप देख सकते हैं कितने एडजेक्टिव इसमें यूज हुए हैं, देख लेंगे, देख लेंगे। एक तो कौन सा है? पर्सनल, इसमें एडजेक्टिव है, स्पेस नहीं है, फ्रीडम नहीं है। प्रोग्रेसिव इसमें क्या है? एडजेक्टिव है, और फ्रीडम विद इन बाउंड्रीज बाकी नहीं है। आपसे ये पूछा है कि इसमें एडजेक्टिव कितने हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि साहब इसमें नाउन कितने हैं, ये भी खोज लें आप, साहब इसमें नाउन कितने हैं। ठीक है, आप ये भी देख लें कि इसमें एडवर्ब कितनी है, एडवर्ब्स कितनी है इसमें। फिर जब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो आप ये भी देख लें कि इसमें जो एडवर्ब हैं वो कौन से प्रकार के एडवर्ब हैं, किसको मॉडिफाई कर रही हैं, इसलिए एडवर्ब हैं। जब आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करोगे, तब जाके चीजें आप लोगों की क्लियर होनी शुरू होंगी। किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर लें, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे, उन क्वेश्चन से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। और अब आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, और हमारी जो बुक्स है उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि उसके भी आप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बुक्स हैं ग्रामर की, लिटरेचर की। यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, बहुत शानदार PYQs करना चाह रहे हैं, तो आप ये ग्रामर की बुक है, इसमें 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। आप पे उनकी प्रैक्टिस करें, एक एक क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करें। जो हमने पूछा है उसको भी अलग तरीके से अपने आप से पूछने की कोशिश करें। और ये लिटरेचर की बुक है RPSC सेकंड ग्रेड के लिए, इसमें कंप्लीट थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ इसमें 1700 क्वेश्चंस हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है। और ये आपकी मेथड्स की बुक है, तो वीनस पेडागोजी के नाम से है। इसमें 700 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं और कंप्लीट थियरी है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। और ये RPSC सेकंड ग्रेड के लिए सॉल्व पेपर्स हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी सॉल्व पेपर्स हैं। और RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए जो सॉल्व पेपर्स हैं, उनमें हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, जो भी जिस भी प्रकार की बुक आपको चाहिए, उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास यदि ठीक लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।